नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडियन पिनल कोड के भाग 4 में मिल रहे हैं। इसके पहले हम लोग ने 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। पार्ट 1 में हम लोग ने देखा कि ये आईपीसी इंडियन पिनल कोड का नाम, उसके साथ साथ ये कहाँ तक है पूरे इंडिया में, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। लेकिन जैसे कि हमें पता है 2019 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 370 जो आर्टिकल विशेष दर्जा देता था जम्मू कश्मीर को, वो निकाल दिया है। तो उस हिसाब से ये एक्ट पूरे इंडिया में लागू होता है। पर आईपीसी में ये सीधे सीधे लिखा है कि ये एक्ट इंडियन पिनल कोड पूरे इंडिया में लागू होता है जम्मू कश्मीर को छोड़ के। तो हम लोग अभी उस हिसाब से बुक के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो हम लोग अभी सेक्शन 1 वैसे ही मानेंगे। सेक्शन 2 में हम लोग ने देखा है कि अगर इंडिया में रह के कोई इंसान कोई गलत अपराध या फिर गुनाह कर देता है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, किस हिसाब से मिलेगी, सेक्शन 2 के तहत। सेक्शन 3 में देखा कि अगर कोई आदमी बाहर जाके अपराध कर लेता है और वो वापस आता है और इंडिया के किसी भी क्षेत्र में उसको पकड़ा जाता है तो उसको सेक्शन 3 के तहत सज़ा दी जाएगी। सेक्शन 4 में हम लोग ने देखा कि अगर परकीय क्षेत्र में यानी कि इंडिया के बाहर अगर कोई इंडिया के खिलाफ कोई साजिश रचता है या फिर कोई अपराध करता है, गुनाह करता है, तो उसको भी सज़ा दी जा सकती है आईपीसी के तहत सेक्शन 4 में। इसका मतलब जैसे कि एग्जांपल हम लोग ने देखा था साइबर अटैक, जो बाहर देश में बैठ के कोई भी कर सकता है, लेकिन इंडिया के खिलाफ कर रहा है, इंडिया की कंपनीज़ में, इंडिया के प्राइवेट जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें अगर वो हैकिंग कर रहा है तो उसको सज़ा देने के लिए प्रावधान सेक्शन 4 में दिया गया है इंडियन पिनल कोड के। तो ये हम लोग ने देखा था ये कहाँ तक लागू है। और सेक्शन 5 उसी एक प्रकरण 1 में है। इसका मतलब प्रकरण 1 सेक्शन 1 से लेके 5 तक है और सेक्शन 6 से हमारा प्रकरण 2 यानी कि चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। ये चैप्टर 2 सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 51A तक जाता है, जो हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोग ने उसमें सारी व्याख्याएं देखी सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 8 तक। अभी हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए सेक्शन 9 को आज कंटिन्यू करते हैं। तो बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सेक्शन 9 कहलाता है नंबर। नंबर कैसा नंबर? खून जो आदमी कर लेता है उसका। जी हाँ, अगर समझो एक आदमी ने खून कर लिया, उसको कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया, उसका केस चल रहा है वो एक आदमी के ऊपर, तो उसको क्या सज़ा दी जाएगी ये तो इंडियन पिनल कोड में दिया गया है। लेकिन अगर समझो एक आदमी का खून हो जाता है, लेकिन इस षड्यंत्र में 5 लोग इन्वॉल्व है, ABCDE। अगर ये 5 लोगों ने मिलकर ये खून किया है, ये मिलकर प्लान बनाया है, तो सज़ा देते वक्त हम लोग इन 5 को सज़ा देंगे। तो हम लोग नंबर उस टाइम क्या गिनेंगे? उन 5 लोगों का। इसका मतलब जैसे ही सिचुएशन और कंडीशन बदलती है, हम लोग नंबर को या तो उसको एक वचन ट्रीट कर सकते हैं या तो बहुवचन यानी कि प्लूरल और सिंगल। जैसे परिस्थिति होती है वैसे हम लोग बदलते रहते हैं। इसका मतलब हम ये बात कंसीडर कर सकते हैं कि हम लोग को 5 लोगों को सज़ा देनी है या एक को। ये सेक्शन 9 में दिया गया है। यानी कि जैसे ही परिस्थिति या फिर कंडीशन बदल जाती है, तब हम लोग या तो एक लोगों को इस हिसाब से देख सकते हैं नंबर के हिसाब से, या फिर पूरे ग्रुप को देख सकते हैं। ये सेक्शन 9 में दिया गया है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ गया है। एक बार पढ़ के देखते हैं। सेक्शन 9 नंबर। Unless the contrary appears from the contest, words importing the singular number include the plural number, and words importing the plural number include the singular number. Means as per the condition, singular number can be considered as plural also, and plural number can be considered as singular number. I think you got it and you have understood it. Now हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में वचन। वचन
बोलता है जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। मतलब एज पर द कंडीशन, परिस्थिति के अनुसार हम लोग बहुवचन को एक वचन ट्रीट कर सकते हैं और बहुवचन को एक वचन के साथ साथ एक वचन को बहुवचन भी ट्रीट कर सकते हैं। मुझे लगता है सेक्शन 9 समझ गया। अभी सेक्शन 10 हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। सेक्शन 10, मैन और वुमन। पहले एग्जाम्पल, तभी हम लोग को समझेगा। मैन और वुमन, नर जाति और मादा। देखो, हम लोग ने कई बार बोला होगा शेर और शेरनी, राइट। इसका मतलब शेर की प्रजाति में शेर एक देखे तो पुरुष जाति का हुआ, यानी कि नर जाति का, और अगर शेरनी देखे तो मादा जाति की हुई। तो हम लोग आईपीसी के तहत लेते किसको है? इन लोगों को? बिल्कुल नहीं। आईपीसी के तहत मैन और वुमन यानी कि नर जाति और मादा जाति सिर्फ उन्हीं लोगों को देखा गया है जो ह्यूमन बीइंग्स है, यानी कि मानव जाति। मानव जाति में ही जो आएंगे पुरुष वर्ग, उनको मैन कहा गया है, नर जाति। और मानव वर्ग में ही, मानव जाति में ही जो स्त्रियां आती है, जो मादा आती है, उसी को वुमन कहा गया है। और इन्हीं को आईपीसी के तहत मैन और वुमन माना गया है, बाकी प्राणियों को, बाकी सजीव लोगों को नहीं। यानी कि मैन क्या हुई? मैन का मतलब हुआ कि मानव जाति का पुरुष, और वुमन का क्या हुआ? मानव जाति की महिला। समझ गए? मुझे लगता है सेक्शन 10 भी समझ गए। देखिए, मैन क्या होता है दिया गया है, अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। और वुमन क्या बोलते हैं कि डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। अंडरस्टूड? अभी हम लोग इसी को हिंदी में देख लेते हैं। पुरुष या फिर स्त्री। पुरुष शब्द किसी भी मतलब कौन सी भी उसकी उम्र हो, फिर भी वो पुरुष जाति का हो तो उसको पुरुष ही माना जाएगा। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है। स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है। समझ गया सेक्शन 10? यानी कि पुरुष जाति मतलब मानव जाति का नर होना चाहिए और स्त्री जाति यानी मानव जाति की मादा होनी चाहिए। सेक्शन 10 क्लियर। अभी सेक्शन 11 देख लेते हैं। सेक्शन 11, पर्सन। पर्सन मतलब एक व्यक्ति। मतलब ए ने किसी के घर में चोरी कर ली तो वो पर्सन हो गया। अच्छा, हमेशा एक व्यक्ति को माना जाएगा पर्सन? हमेशा एक व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति तो है ही पर्सन, लेकिन उसके अलावा जिसका भी अस्तित्व है, जिसके पास भी मालमत्ता है, पैसा है, जिसका अस्तित्व है, उसको व्यक्ति माना गया है इंडियन पिनल कोड के तहत। तो ऐसे कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फिर आप समझ जाओगे। राजस्थान में एक घटना हुई थी, मैंने पढ़ी थी। उस समय क्या हुआ था, एक तूफान के वजह से, आंधी तूफान के वजह से एक जो मंदिर था हनुमान जी का, उनको हटाना था। तब उस मंदिर में कोई पुजारी भी नहीं थे, तो कोर्ट ने सोचा इनको ऑर्डर तो दिया जाएगा, लेकिन किसके हिसाब से दिया जाएगा, किसके नाम से लिखा जाए। कोर्ट ने हनुमान भगवान के नाम से, हनुमान जी के नाम से वो एक नोटिस निकाला और मंदिर के बाहर चिपका दिया। उस समय मीडिया ने उसका इतना मजाक उड़ाया था। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के नाम से वो एक नोटिस निकाला। लेकिन ये सही है, क्योंकि सेक्शन 11 में बोला गया है जिसका भी अस्तित्व हो, उस मंदिर का कुछ मालमत्ता तो होगी, वो जगह भी उसी मंदिर के नाम है। इसका मतलब जिसका भी अस्तित्व हो, जिसकी भी मालमत्ता हो, उसको पर्सन ट्रीट किया जाएगा, पर्सन माना जाएगा। समझ गए? यानी कि हम लोग किसी निर्जीव वस्तु को भी
एक पर्सन मान सकते हैं जिसका अस्तित्व है, जिसका मालमत्ता है। उसके साथ साथ एक कंपनी या फिर एक एसोसिएशन, उसको भी हमेशा क्या माना जाएगा? हमेशा माना जाएगा एक पर्सन। अभी आप बोलोगे नॉन लिविंग थिंग का, यानी कि निर्जीव वस्तु का उदाहरण दिया, एसोसिएशन का भी दो। एसोसिएशन का अगर मैं देखूं, एक सोसाइटी है, वो एक साथ बैठ के एक तय करती है कि हम लोग एक कोऑपरेशन से एक बैंक खोलते हैं और हम लोग हमारे अंदर ही व्यापार करेंगे, यानी कि हर एक आदमी एक अमाउंट उसमें भरेगा। अगर इसमें से इन 15 लोगों में से किसी को अगर ज़रूरत पड़ी तो वो क्या करेगा? उसको लोन मिलेगा और कम इंटरेस्ट पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका मेंबर है, क्योंकि हमारे हित के लिए ही बनाया जा रहा है ना। तो अगर उस कोऑपरेटिव जो भी बैंक है उसमें कुछ गलती से अपराध हो जाता है तो उस समय क्या होगा? इसको जिम्मेदार माना जाएगा पूरे 15 लोगों को, यानी कि उनकी एसोसिएशन को। एसोसिएशन मतलब उन्होंने बनाया हुआ कोई भी संस्था या फिर ग्रुप, उसको भी पर्सन माना जाता है। और या फिर कंपनी, मतलब कंपनी को भी पर्सन माना जाएगा। समझ गए? यही बोला है सेक्शन 11 में। एक बार पढ़ के देखते हैं। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। समझे? अभी हिंदी में देख लेते हैं। व्यक्ति, कोई भी कंपनी या संगम, संगम यानी एसोसिएशन, ग्रुप या व्यक्ति, निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। यानी कि सिर्फ व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति के साथ साथ कंपनी हो, एसोसिएशन हो, निर्जीव वस्तु को भी जिसका अस्तित्व हो वो इम्पोर्टेंट है, जिसका अस्तित्व हो, मालमत्ता हो, उसको हम लोग व्यक्ति मान सकते हैं। ठीक है, ये सेक्शन 11 में दिया है। अभी सेक्शन 12 का देख ले। अगला आता है सेक्शन 12, जिसमें बोला है पब्लिक। पब्लिक यानी जनता। जनता मतलब क्या होती है? एक समुदाय, बराबर। यानी कि पब्लिक का मतलब ही है समुदाय या फिर जनता। आप लोग हमेशा देखते होंगे, अगर पॉलिटिशियंस आते हैं, वो भाषण देते हैं, तो हमेशा वो किसे संबोधित करते हैं? जनता को। इसका मतलब जनता मतलब हमारे देश में रहने वाले लोग, उनको पब्लिक यानी जनता बोला गया है। तो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। इसके तहत बोला गया है पब्लिक, ये कोई भी कम्युनिटी हो सकता है या फिर एनी क्लास ऑफ द आवर कंट्री हो सकता है। कोई भी क्लास हो उसको समुदाय माना जाएगा या कोई भी कम्युनिटी। अभी हिंदी में देख लेते हैं। लोग, लोग क्या होते हैं? लोग का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। कोई भी वर्ग हो, हम उनमें कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे। उनका जो ग्रुप है, उनका जो समुदाय है, उनको सबको लोग, पब्लिक कहा जाएगा। समझ गए? सेक्शन 12 में दिया है। इसके साथ ही आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 12 तक कंप्लीट कर लिया हम लोग ने। अगले सेक्शन में, अगले वीडियो में हम लोग यही कंटिन्यू करेंगे और आईपीसी ख़त्म करेंगे। इसके बाद हमें बाकी लॉज भी देखने हैं, क्योंकि हमें पूरा पोर्शन सिलेबस कंप्लीट करना है। फिलहाल हम लोग तो सिर्फ उसके टर्म्स के मतलब समझ रहे हैं बेयर एक्ट के हिसाब से, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं और हमें टैकल कैसे करना है वो भी स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग देख लेते हैं उसका मतलब क्या है। इसके साथ थैंक यू, धन्यवाद।